गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। क्लास 11th सोशियोलॉजी का बुक फर्स्ट है ये। आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयोग, शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप आम जिंदगी में रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हम इसमें पढ़ेंगे, देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, समझने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत कुछ ऐसी है इसकी कि सामाजिक समूह के बारे में हमें बताया है। सबसे पहले सामाजिक समूह क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सामाजिक समूह उसे कहते हैं जो हमारे आसपास एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, जिनसे हम कोई ना कोई संबंध रखते हैं। चाहे वो हमारा परिवार का हो सकता है सदस्य, चाहे वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, चाहे वो हमारे कलीग हो सकते हैं। सभी हमारे लिए सामाजिक संबंध है। तो अब ये सामाजिक संबंध में सामाजिक समूह क्या होता है ये समझेंगे। सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है, यानी कि ग्रुप से है, जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। समझ में आया आपको? सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे ग्रुप से है जो आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं, उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। उसके बाद इसने बताइए सामाजिक समूह की विशेषता क्या है, कि क्या क्या होनी चाहिए एक सामाजिक समूह में, क्या होती हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला दिया है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। सामाजिक समूह के अंदर देखिए, किसी भी ग्रुप में एक व्यक्ति से कोई ग्रुप नहीं बनता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए एक ग्रुप में। अब हम सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बारे में समझेंगे। देखो इसका मैं ना आपको बिल्कुल ही मतलब एक सरल भाषा में बता दूं। सामाजिक समूह होता है जिसमें हम में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो, हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, ठीक है। और अर्ध समूह क्या होता है, जिसमें हम अपने फ़ायदे के लिए उनसे जुड़े या वो हमारे से जुड़ते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसमें अपना फ़ायदा देखा जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब ये मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम अर्ध समूह। और सामाजिक समूह में कोई फ़ायदा नहीं होता है, प्यार मोहब्बत वाली बात होती है जिसके लिए हम जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो आइए दोनों को एक करके समझते हैं। सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं, जैसे रिश्ते, नात, दायरे, प्यार मोहब्बत, इन सब की बात हो रही है। दूसरे में सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकत्रता नहीं, बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। ये नहीं कि सभी एक जगह मिल गए और सब में एक बात हो गई और फिर सब अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। सब में संबंध पाए जाते हैं, रिश्तेदारी होती है, प्यार होता है, वो जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से, है ना। तीसरा पॉइंट है हम की भावना पाई जाती है। एक इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमदर्दी, प्यार और इत्यादि। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब अर्ध समूह की बात करते हैं। एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है, इनमें अपनापन की कमी होती है। समुच्चय समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है, लोग जमा होते हैं एक साथ, जो एक समय के एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, भीड़ लगती है एक ही जगह पर, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन की भीड़ हो गई, बस स्टॉप की भीड़ हो गई, या जो नेता होते हैं वो अपने जो उनको सपोर्ट करने के लिए लोग आते हैं उनकी भीड़ हो गई। अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं, सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे कि समान आयु एवं समान लिंग, जैसे कि सबका मोटिव एक ही हो, है ना, जो समान ग्रुप के लोग हो जाते हैं, तो उनकी बात कर रही हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, सामान्य स्वार्थ, उद्देश्य या दृष्टिकोण सामाजिक समूह की एक विशेषता है, यानी कि सबका एक जैसा स्वार्थ हो, एक जैसा उद्देश्य हो, वो भी सामाजिक समूह की एक विशेषता है। सामान्य मूल्य, सबको एक जैसा कुछ ना कुछ चाहिए। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध, किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, या वो उनके अपने सगे संबंधी होंगे, या वो उनके दोस्त होंगे, या वो उनके जान पहचान के हितनाथ होंगे, तो उनकी बात कर रही है। जो पांचवा पॉइंट बोल रहे हैं, समूह में कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन, जैसे ऑफिस में कलीग्स होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, उनकी बात कर रही है, वैसा ही पॉइंट बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक समूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए चार्ल्स कूले के अनुसार, ये ना 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चार्ल्स कूले के अनुसार सामाजिक समूह क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। चार्ल्स कूले जो होते हैं, चार्ल्स कूले जो थे, उनके हिसाब से जो सामाजिक समूह होते हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इनकी विशेषता हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सामाजिक समूह के प्रकार समझ लेते हैं। चार्ल्स कूले के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। इसके बाद अंतः समूह और बाह्य समूह,
संदर्भ समूह, समवयस्क समूह और समुदाय और समाज। देखिए, इसको पढ़ने के बाद ना इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो आपको लगेगी कि हमने कुछ नया सुना है। सब की सब लाइनें आपको ऐसे लगेगी कि हाँ, ये मेरे लिए कॉमन है, जो मुझे अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए, प्राथमिक समूह संबंधों की पूर्णता और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है, जिसमें हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहते हैं, पास रहते हैं। जैसे कि परिवार, बच्चों का खेल, समूह, स्थायी पड़ोस, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी बात हो रही है। द्वितीयक समूह वह समूह हैं जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल, आर्थिक महासंघ, जो किसी न किसी चीज़ के लिए जुड़े हों आपस में। ठीक है, इसकी बात करते हैं द्वितीयक समूह। मतलब प्राथमिक समूह आपसे कोई पूछे तो आप परिवार बता सकते हो, स्कूल बता सकते हो, अपने पड़ोसी के लोग बता सकते हो जो आपके पास रहते हो। और अगर आपसे कोई द्वितीयक समूह पूछता है तो राजनीतिक दल में जो जमावड़ा होता है या आर्थिक महासंघ के लिए जो लोग जुड़ते हैं उनकी बात हो रही है। फिर प्राथमिक समूह की विशेषताएं सुनिए जो चार्ल्स पूले के द्वारा दी गई हैं। समूह की लघुता होती है, यानी कि बहुत छोटे छोटे समूह होते हैं। शारीरिक समीपता होती है, बहुत कम लोग होते हैं। संबंधों की निरंतरता तथा स्थिरता होती है, वो समझते हैं एक दूसरे को। सामान्य उत्तरदायित्व होते हैं, एक जैसे उत्तर देते हैं, एक जैसा आंसर होता है उनका। सम उद्देश्य, एक जैसा उद्देश्य होना उनका। द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या होती है? बड़ा आकार होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं होता उनका। विशेष स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, अपना अपना एक एक स्वार्थ होता है उनका। उत्तरदायित्व सीमित होते हैं, वो एक पर्टिकुलर आंसर के लिए बने होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऑफिस में बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो भी एक द्वितीयक समूह के अंदर आता है। उनका क्या है, जैसे मैनेजर है, मैनेजर अपने से नीचे वालों की रिपोर्टिंग करेगा। जो टीम लीडर है, टीम लीडर अपने से नीचे वालों की रिपोर्टिंग करेगा, उनकी बात कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसे मैनेजर के नीचे बहुत सारे लोग आते हैं, वो उन सबकी रिपोर्टिंग करेगा। टीएल अपने से नीचे और अपनी रिपोर्टिंग करेगा। जो टीम मेंबर होते हैं वो अपनी, और जो इंटर्न होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऐसे सब कुछ चलता है, ये द्वितीयक समूह के अंदर आते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद संबंध जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अब एक बात बताइए, जो जॉब करने जा रहा है, हो सकता है वो कुछ टाइम बाद अपना जॉब चेंज कर दे, या हो सकता है कि वो जॉब जो है वो अभी नया आया है, तो उस क्या है, उसके संबंध बहुत ज़्यादा कम जुड़े हुए हैं। इसके बाद वो घर जाएगा तो उतनी टेंशन लेना नहीं चाहते हैं लोग ज़्यादा, है ना। तो इनके जो संबंध होते हैं वो अस्थायी होते हैं, बंधे हुए संबंध नहीं होते हैं। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतर समूह और बाह्य समूह। बाह्य का मतलब बाहर वाला समूह। देखिए, अंतर समूह होता है इसमें हम की भावना पाई जाती है ना। संबंधों में निकटता होती है, या आसपास से बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। समूह के सदस्यों को प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना होती है, एक दूसरे को समझते हैं लोग। सुख दुख की आंतरिक भावना होती है। सुख दुख की आंतरिक भावना मतलब कि ये एक दूसरे को अच्छा चाहते हैं, एक दूसरे के लिए बुरे से रोकते हैं, एक दूसरे को समझाना चाहते हैं एक दूसरे को। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद जो बाह्य समूह होता है, जस्ट इसका उल्टा, हम की भावना का अभाव रहता है, यानी नहीं होता। संबंधों में दूरियां होती है। त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है कि नहीं नहीं, मेरे को आपके लिए दुख हुआ, बोल देना, सिर्फ ऐसा वाला बात। सुख दुख बाहरी रूप से, कोई ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या होता है? जिस मतलब ऐसा जिसकी तरह आप बनना चाहो, किसी के मतलब किसी को मान कर आप उसकी तरह करना चाहो, है ना, उसको संदर्भ समूह कहते हैं इन शॉर्ट। आइए कुछ लाइनें पढ़ते हैं। एक व्यक्ति या लोग, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी तरह से दिखने की इच्छा करता हो, उसकी तरह दिखने की इच्छा करता हो, ये कहना चाह रहा है लाइन। व्यक्ति या समूह जिनके जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है, देखा देखी की जाती है। हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं हैं, लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षाओं और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या कहना चाह रहा है? इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान सुनिए। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत है। हम किसी की तरह किसी की संस्कृति को कॉपी करना चाहते हैं, किसी की जीवन शैली को कॉपी करना चाहते हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, उनकी तरह बनना, खाना पीना चाहते हैं, इसकी बात वो कर रहे हैं।
तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब औपनिवेशिक अवधि में जो संदर्भ समूह होता है, जो औपनिवेशिक होते हैं, जो मतलब किसी के द्वारा देखे जाए, मतलब संदर्भ समूह के बिल्कुल मिलता जुलता है ये, लेकिन औपनिवेशिक ढंग है। औपनिवेशिक मतलब जैसे कि बिजनेस टाइप में या पेशेवर टाइप में जो काम करते हैं, जैसे कि बिजनेस में जो जो मतलब कंपनी वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं उनके जैसा बनना, अपने सीनियर्स की तरह करना, या आपके ऊपर कोई जो जैसे कि अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो राज किया था तो जो महिलाएं थी उनकी तरह बनना चाहती थी, उनकी तरह कपड़ा पहनना चाहती थी, जो पुरुष थे उनकी तरह बोलना खाना पीना उनकी तरह रहना चाहते थे। तो औपनिवेशिक ढंग है ना, तो अपने से सीनियर के जैसा बनना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने उचित अंग्रेज विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। सेम चीज़, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कैसे उनकी तरह अपने आप को मतलब ढालना चाहा था, उसकी बात कर रहे हैं वो। इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए इसके अलग अलग प्रभाव पड़ा, है ना। अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, भोजन करना चाहते थे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। भारतीय महिलाएं अपने तरीके से भारतीय बनी रहीं, या कभी कभी उचित अंग्रेजी महिला की तरह थोड़ा सा होने का इच्छा होती है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती हैं। समझ में आया? मतलब ये कहना चाह रहा है महिलाओं में भी दिखी लेकिन बहुत कम, लेकिन पुरुषों में बहुत ज़्यादा थी वो चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बात कर रहा है समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। समकालीन मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उनकी बात करें। जैसे कि आपने कोई ऐड देखा और उसमें कोई हीरो ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो आपको उसकी तरह बनना है, या वो कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है, उसकी तरह करना है। कोई मतलब आप देख रहे हो किसी खेलते हुए तो आपको उसकी तरह खेलना है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसके लिए संदर्भ समूह की बात कर रहा है। जैसे कि एक विपणन परिप्रेक्ष्य से संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णयों में संदर्भ के फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कपड़ों को खरीदने और पहनने के लिए चुनने में, उदाहरण के लिए हम आम तौर पर हमारे आसपास के लोगों जैसे मित्र या सहकर्मी समूह, सहयोगियों या स्टाइलिस्ट संदर्भों समूहों का संदर्भित करते हैं। यानी कि आसपास जैसे लोग रहते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त यार दिख रहे हैं, जैसे हमारे जो मतलब आइडल्स होते हैं वो दिख रहे हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना और खरीदने की बात कर रही है ना। तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय और यहाँ तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध श्रेणी की हस्तियां हैं, यानी कि सभी चीज़ को कॉपी करने वाली चीज़ है। तो संदर्भ समूह का मतलब जो एक दूसरे को कॉपी करे, है ना। तो चौथा पॉइंट कहना चाह रहा है आपको सहकर्मी दबाव, किसी के साथियों के लिए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भित करता है, जैसे कि किसी के कार्य को चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे कि कोई काम कोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसकी बात कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समवयस्क समूह। अब देखिए समवयस्क समूह क्या होता है। यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के बीच बनता है। जैसे हमारे घर में लोग रहते हैं, जैसे हमारे बिजनेस जो सेम बिजनेस टाइकून होते हैं उनकी बीच की बात। समुदाय से तात्पर्य उन तरह के संबंधों से है जो बहुत आधुनिक, अधिक व्यक्तिगत, घनिष्ठ, अव्यक्तिक और चिरस्थायी होते हैं। ठीक है। दूसरा समाज कहना चाह रहा है यह समाज या संघ का तात्पर्य हम हर समुदाय के विपरीत है। विशेषतः नगरीय जीवन के संबंध स्पष्टता बाहरी और अस्थायी होते हैं, यानी कि समुदाय और समाज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इन्होंने एक एक पॉइंट में बताया है। आगे चलते हैं। सामाजिक स्तरीकरण मतलब होता है स्टेप वाइज। जैसे कि समाज में जो लोगों को बांटा जाता है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि पहले ब्राह्मण थे, जो वर्ण विभाजन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले ब्राह्मण थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद मतलब वैश्य शूद्र आते थे, फिर उसके बाद वैश्य आते थे, है ना। तो इनको ऐसे बांट रखा था। सॉरी मैं गलत बोल चुका हूँ। पहले ब्राह्मण आते थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर उसके बाद वैश्य आते थे, फिर उसके बाद शूद्र आते थे। तो ये वर्ण विभाजन कुछ ऐसा हुआ करता था मतलब पुराने टाइम पे। आजकल तो इसको बिल्कुल ही नकारा जाता है। कोई भी किसी भी काम को कर रहा है, सभी अब काम के वजह से पहचाने जाते हैं, ना कि किसी भी कुल या किसी भी घर में जन्म लेने से, पैदा होने से पहचाने जाते हैं, जैसे कि आपस में आजकल आप देख ही रहे होगे। ठीक है, तो आज आइए पढ़ते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। ठीक है, तो
सामाजिक स्तरीकरण समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटा जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। जैसे अभी हमने बात करी है वैसे ही किसी को ऊंचा बनाना, किसी को नीचा बनाना, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, अलग अलग डिवाइड कर देना ही सामाजिक स्तरीकरण के अंदर आता है। सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं दी गई है यहाँ पर, उनको देखते हैं। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, जो शुरू से चलती हुई आ रही है। हर समाज में आपको स्तरीकरण की भावना देखने को मिलती ही मिलती है। स्तरीकरण काफ़ी पुराना है, बहुत पुराने टाइम से चला रहा है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, आयु, वर्ग या जाति। हर तरीके से लोगों को बांटा जाता है। आयु में भी बांट देते हैं, वर्गों में भी बांट देते हैं या जातियों में भी बांट देते हैं। स्तरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि जो अमीर गरीब होते हैं वो उनका जो जीवन शैली है वो कैसा है, वो कैसे रह रहे हैं, उनकी बात चल रही है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर स्तरीकरण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाले पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पूरे बुक में। 12-13 नंबर का अकेला चैप्टर है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जाति के आधार पर स्तरीकरण, जाति व्यवस्था के स्तरीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्तर पर है तथा शूद्र निम्न स्तर पर है। जैसे हम अभी वर्ण विभाजन की बात कर रहे थे ना, वही बात कर रहा है। यह स्तरीकरण अब पूर्णतया बंद है, अब इसको कोई नहीं मानता। बहुत बिल्कुल नकारात्मक वाइब आती थी इससे कि जन्म के साथ उसको एक ऊंचा स्तर या नीचा स्तर दे देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का जो संस्तरण होता है ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसी जाति का संस्तरण प्राप्त होता है। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो ये चारों की बात हम कर चुके हैं अभी, तो आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान, जाति व्यवस्था कैसे बदली, उसको कैसे रोका गया, तो आगे बढ़ते हैं। खान पान संबंधी जो प्रतिबंध थे उनमें परिवर्तन आए, जैसे कि ऊंच जाति के लोग हैं उनके साथ नीची जाति के लोग नहीं खा सकते, उनके साथ नहीं पढ़ सकते। तो अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। स्कूल में सभी कैटेगरी के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। तो इनमें जो प्रतिबंधियाँ थी वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई और ये चीज़ सुधरने लगे। व्यावसायिक जो प्रतिबंध थे उनमें परिवर्तन की, जो नीचे निम्न वर्ग के लोग हैं वो बिज़नेस नहीं कर सकते, वो अपना काम नहीं कर सकते, उनसे कोई माल नहीं खरीदता था, जो प्रोडक्ट बनाते थे वो ऐसे ही ख़राब हो जाते थे। तो इन सब चीज़ों में प्रतिबंधों को हटाया गया। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, जैसे कि लव मैरिज होना, इंटरकास्ट मैरिज होना, उसकी बात कर रही हैं। शिक्षा संबंधियों में जो प्रतिबंध थे उनमें परिवर्तन आए, जैसे मैंने अभी स्कूल की बात करी, सभी वर्ग के लोग आराम से बैठ के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो कहना चाह रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग के आधार पर स्तरीकरण। वर्ग के आधार पर कैसे, जैसे कि वर्ग के आधार पर स्तरीकरण जन्म पर आधारित नहीं है, वर्ण, कार्य योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान आदि पर आधारित है। देखिए ये बिल्कुल सही है, जो जिसका काम जैसा है उसके आधार पर उसको स्तरित कीजिए। अगर वो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो उसको आप एक कंपनी में मैनेजर बना रहे हैं तो उसका एक आपने लेवल सेट कर दिया। थोड़ा उससे कम पढ़ा लिखा है तो आपने उसको टीएल बना दिया। थोड़ा सा और कम पढ़ा लिखा है तो उसको टीम मेंबर बना दिया। और उसके पास अभी योग्यता नहीं है, वो हासिल करना चाहता है, तो आपने उसको इंटर्न बना दिया। तो इन सब ये चीज़ सही है, आपने उसकी योग्यता के हिसाब से बांट दिया। अब सोचो कि ये सब जो पहले होती थी वो जन्म के हिसाब से होती थी कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ये काम करेंगे, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप ये काम करेंगे, अगर आप शूद्र हैं तो आप सबकी सेवा करेंगे, आप वैश्य हैं तो आप बिजनेस करेंगे। तो ऐसे बटा हुआ था, है ना। अभी क्या है, कुशलता के आधार पर बटा हुआ है ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, यानी कि कोई भी आकर, किसी भी वर्ण जाति का आकर इसमें हिस्सा लेता है और अपनी योग्यता के हिसाब से अपने आप को प्रबल साबित करता है। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है और प्रयास करने पर सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। समझ में आया। वर्ग के क्या प्रकार होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो मैंने वर्ण विभाजन समझाया और जो अभी कुशलता के आधार पर वर्ग विभाजन है उसकी जो हमने बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जाति और वर्ग में अंतर समझते हैं। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब हम जाति और वर्ग में अंतर पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जाति जन्म पर आधारित होती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। जाति में जो जन्म लेता है उसको वो जाति प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो कैसी कुशलता रखता है उस हिसाब से उसको वर्ग प्राप्त होता है।
जाति एक बंद समूह है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है, सबके लिए है। लेकिन जाति में जो जन्मा वो तो वही करेगा। जाति में विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम है। सेम जाति में होनी चाहिए, सेम कुल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन वर्ग में कठोरता नहीं है। आप किसी भी इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, किसी भी लड़की के साथ जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको प्यार मतलब जिससे आप चाहते हैं उससे विवाह कर सकते हैं। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर संगठन है ना। यहाँ प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद प्रतिकूल है। प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सामाजिक परिस्थिति देखिए, सामाजिक परिस्थिति में दो मतलब अंतर आपको देखने को मिलेंगे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। मैं आपको इसको शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। प्रदत्त मतलब कि जिसको आप बदल नहीं सकते, वो प्रदत्त होता है। अर्जित मतलब जो उसको आप बदल सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि प्रदत्त मतलब नातेदारी हो गई, जन्म हो गया, लिंग तथा भेद हो गए, आयु भेद हो गए। आप आयु नहीं बदल सकते अपनी, आप लिंग लैंगिकता नहीं बदल सकते अपनी, आप जो जिस जाति में जन्म लिए हैं वो नहीं बदल सकते, आप अपनी रिश्तेदारी नातेदारी नहीं बदल सकते। लेकिन अर्जित परिस्थिति क्या होती है? आपके दोस्त, आपकी शिक्षा, आपकी प्रशिक्षण, आपका धन, आपका दौलत, आपकी व्यवसाय, राजनीति सत्ता, आपके मित्र, जो आप बदल सकते हो वो अर्जित परिस्थिति होती है। ठीक है, सीधा सा समझो, जो आपने कमाया है वो अर्जित होता है। अर्जित का मतलब क्या होता है? कमाना। तो जो आपने कमाया है, शिक्षा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत, वो अर्जित परिस्थिति हो गई। और जो आपको शुरू से मतलब जिसे बोलते हैं ना कि खानदानी मिल जाना, वो प्रदत्त परिस्थिति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक परिस्थिति में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को कितना अच्छे से बांट दिया गया है। इधर वाली सारे प्रदत्त परिस्थिति हैं, इधर वाले सादे जो है वो अर्जित परिस्थिति है। एक लड़की के बारे में, पुत्री, वो अब पुत्र तो हो नहीं सकती, एक बहन एक भाई तो बन नहीं सकती, एक स्त्री एक पुरुष तो बन नहीं सकती। अभी 17 वर्ष की हैं, वो अपने वर्ष को 20, 25, 30 तो बता नहीं सकती। उनकी जो भी मतलब नेशनैलिटी है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद अर्जित परिस्थिति, वो मित्र 2 की बजाय 4 भी रख सकती हैं, जो अभी है उनको बदल भी सकती हैं। इनका प्रोफेशन वकील है, वकील की जगह ये कुछ और भी बन सकती है। कामगार यानी कि कहीं काम करती हैं, बिजनेस भी कर सकती हैं। छात्र हैं, कुछ टाइम में छात्र हट भी सकती हैं। टीम की सदस्य हैं, उसकी सदस्यता छोड़ भी सकती हैं। शिक्षक है बाय प्रोफेशन, वो शिक्षक के अलावा कुछ और भी बन सकती है। सहपाठी है किसी की, हो सकता है कि ये सहपाठी ना रहें, अपना स्कूल बदल दें या कुछ और। अभी ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर से कुछ और भी बन सकती हैं। तो ये सब अर्जित परिस्थिति होती है, और जो ना बदल सके वो प्रदत्त परिस्थिति होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। देखिए, सामाजिक परिस्थिति आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति आती है। ठीक है, इसके बाद आपको समवयस्क समूह में समुदाय और समाज में अंतर पता होना चाहिए, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपके जो समूह आते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, है ना, इन समूह में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और सामाजिक समूह के कितने प्रकार होते हैं, इन 5 प्रकार को बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर पे ना समझ में आए एक बार और देखिए, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चलिए, तो इसके बाद हमारा प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधी शब्द है। देखिए, एक चीज़ समझिए, इसका मैं आपको ना बहुत इजी से मतलब समझा देता हूँ। प्रत्येक परिस्थिति के कुछ अपने अधिकार और मूल्य होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकारी से जुड़े मूल्य के प्रकार प्रतिष्ठा कहते हैं उनको। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही हो या ज़्यादा हो। सुनो, जो समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मतलब परिस्थिति जो होती है वो ज़्यादा होती है। बोलते हैं ना कि मेरी प्रतिष्ठा है, ये मैंने कमाया है। तो जिसकी जो ज़रूरत है वो समाज में ज़्यादा है, उसको वो अपने हिसाब से प्रतिष्ठा ऊंचा कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक नाई है, वो रोड पर काट रहा है, तो उसकी प्रतिष्ठा वो अपने आप को नीचा दे रहा है। लेकिन वही एक नाई एक अच्छे शोरूम में बाल कटिंग कर रहा है, उसका एक अच्छा शोरूम है, तो वो अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा बता सकता है। सेम काम कर रहे हैं, सेम प्रोफेशन में है, लेकिन आपको अलग अलग दिख रहा है। जैसे समझिए, बाटा एक ब्रांड है। बाटा के जूते जूते ही तो बनाती है बाटा, लेकिन वो एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा है। उसके दुकान में सब काम भी करना चाहते हैं, चाहे जूता ही क्यों ना बेचना हो। लेकिन जो एक मोची होता है
वो भी मोची भी तो एक चप्पल जूते का ही काम करता है, लेकिन फिर भी उसको लोग प्रतिष्ठा नहीं देते, उसको नीचा समझते हैं लोग। तो मोची जो होते हैं वो भी जूते का काम करता है। बाटा कंपनी वो भी जूता बनाती है, लेकिन आप प्रतिष्ठावान किसको मानेंगे? जिसने ज़्यादा धन कमाया हो, जिसने अपना अच्छा शोरूम खोला हो, उसको हम ज़्यादा प्रतिष्ठा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिष्ठा समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ। चलिए, इसके बाद भूमिका क्या होती है। मतलब देखिए, भूमिका मतलब अपनी जिम्मेदारी से आप समझ सकते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। भूमिका परिस्थिति या ज्ञात्यात्मक पक्ष है। ध्यान से समझिए। एक लड़की है, वो घर में है, तो वो किसी की बहन होगी, किसी की माँ भी हो सकती हैं, और वो किसी की वाइफ भी हो सकती हैं। लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो वो एक कलीग की तरह भी काम करती हैं, एक अच्छे एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम कर सकती हैं, है ना। वो अपने बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वर्क में आ जाती हैं। तो आप भूमिका का मतलब समझिए कि हर व्यक्ति की भूमिका हर जगह अलग अलग हो सकती है। तो भूमिका में कुछ संघर्ष भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यह एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं के असंगतता है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। उदाहरण, एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला, ध्यान से सुनिएगा, जिसे घर पर माँ तथा पत्नी की भूमिका और कार्यस्थल पर कुशल व्यवसाय की भूमिका निभानी पड़ती है। सेम एग्जांपल मैंने अभी दिया है कि एक जो फीमेल होती हैं वो घर पर किसी की माँ, पत्नी, बहन कुछ भी हो सकती हैं, जो मतलब उनके पारिवारिक संबंध है। लेकिन जब वो बाहर आती हैं, जब वो बाहर किसी एक कार्यस्थल पर पहुंचती हैं, तो उनको बाय प्रोफेशन जो उनकी योग्यता है उनके अनुसार उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत इजी टॉपिक था। भूमिका का मतलब होता है हर जगह पर हर व्यक्ति की सेम भूमिका नहीं होती, अलग अलग जगह पर व्यक्ति की जो भूमिका होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर बच गया है अब, एक पेज का, तो ध्यान दीजिएगा। भूमिका स्थिरीकरण क्या होता है? यह समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, अक्सर पुरुष कमाने वाले और महिला घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। रूढ़िबद्ध मतलब पुरानी सोच। तो भूमि स्थिरीकरण क्या होता है? यानी कि व्यक्तियों को स्थिर कर देना, जो मनुष्य होते हैं उनको स्थिर कर देना कि आपकी भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित है। जैसे कि पुरुष जो होंगे वो बाहर कमाने के लिए जाएंगे, महिलाएं घर का काम करेंगी, घर के संभालेंगी, जो पुरुष कमा कर लाएगा उनको किस हिसाब से चलाएंगी वो सारी फीमेल्स देखेंगी। मेल का काम सिर्फ बाहर जाकर कमाना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सामाजिक नियंत्रण पर। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और बनाए रखी जाती है। यानी कि समाज में नियंत्रण कैसे रहेगा? जैसे समझिए, समाज में भी कई लोगों का अपना अपनी भूमिका होती है। जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनका भूमिका क्या है? चोर, डकैत, डाकू या कुछ जो गलत कर रहे हैं, अपराधी जो है, उनको रोकना, पकड़ना। ये समाज में क्या होता है? नियंत्रण का काम करते हैं। समझ में आया सामाजिक नियंत्रण क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, उनकी क्या आवश्यकता है, उनका क्या महत्व है? सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, मानव व्यवहार को नियंत्रण करना, संस्कृति के मौलिक तत्वों की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा, समूह में एकरूपता। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर नियंत्रण करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे समाज में, तो क्या समाज जिस हिसाब से चलना चाहिए वैसे चलेगा? नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति मेहनत करके अर्जित कर रहा है धन अपना, और कोई लुटेरा आए, चोर आए और वो लेकर चला जाए, तो क्या ये समाज के लिए सही संदेश जाएगा? नहीं, गलत जाएगा। तो इसलिए समाज में नियंत्रण करने वालों की भी बहुत आवश्यकता होती है। चाहे वह हमारे धन के लिए हो, चाहे वह हमारे संस्कृति के लिए हो, चाहे वह हमारे समाज के लिए हो, चाहे वह हमारे समूह है वो एक रूपता के लिए हो उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो औपचारिक ढंग से, एक अनौपचारिक ढंग से। देखिए, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको। औपचारिक ढंग से, जैसे मान लेते हैं आपने चोरी करी या कुछ ऐसा गैर कानूनी काम करा जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सज़ा कौन देगा? कानून देगा, राज्य पुलिस देगी, प्रशासन देगी, है ना। अपराध का जैसे जैसा गंभीरता होगा वैसा वैसा आपको दंड मिलेगा। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं कि कई लोग क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं। अब वो सरकार की नज़र में तो ठीक है, लेकिन रूढ़िवादी सोच के हिसाब से आपने गलत किया है, आपको उस हिसाब से सज़ा देते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो अब हम इसमें पढ़ेंगे, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण में। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध व्यवस्थित
व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप से जाना जाता है। उदाहरण में कानून, राज्य, पुलिस और आदि। जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको कानूनी रूप से, औपचारिक रूप से सजा मिलती है जो आप गलत करते हैं। जैसे कि अगला लाइन लिखा है, अपराध की गंभीरता के अनुसार यह दंड साधारण जुर्माने से लेकर मृत्यु दंड तक हो सकता है। जैसा आपका अपराध वैसी आपकी सजा। अब अनौपचारिक नियंत्रण देखते हैं क्या होता है। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। उदाहरण धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि आदि। ग्रामीण समुदाय में जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हुक्का पानी बंद करना मतलब उससे पूरे राज्य में, उससे पूरे शहर में कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई उससे खान पान के मतलब लेन देन नहीं करेगा, बिल्कुल अलग कर देना उसको, है ना। सबसे कड़ी सजा होती है ये। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण कैसे देखते हैं हम आपको। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना, है ना। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना, प्रकार्यवादी के अंदर आता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है। समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखते हैं। कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखना। जैसे कि जो बड़े जाति के लोग होते हैं वो कैसे छोटे जातियों पर मतलब दुष्ट व्यवहार करते हैं या क्रूर व्यक्ति घृणा भाव से देखते हैं, उसकी बात कर रहा है ये संघर्षवादी में, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि प्रकार्यवादी क्या होता है, तो व्यक्ति और समूह व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करना, जैसे कि कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए बल का प्रयोग करना, वो प्रकार्यवादी के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये सेकंड चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद करने वाले हैं वो मैंने इस चैप्टर में बता दिए हैं कि सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह आपको पता होना चाहिए, सामाजिक समूह की विशेषताएं पता होनी चाहिए। जो भी 5 विशेषताएं दी हुई हैं ये 5 विशेषता आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सामाजिक समूह के प्रकार कौन से हैं, इसके बाद सामाजिक समूह के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। संदर्भ समूह, औपनिवेशिक संदर्भ समूह, समकालीन संदर्भ समूह। संदर्भ समूह तो सब कुछ एक जैसे आप नाम से समझ सकते हो। औपनिवेशिक मतलब जहाँ कार्य कर रहे हैं हम, या जैसे अंग्रेजों की बात हुई थी उसकी बात हो रही है। समकालीन में जो अभी समकालीन दौर में जो लोग हैं, जो हमारे आइडल्स हैं, उनकी तरह बनना। संदर्भ समूह का मतलब ही किसी की तरह बनना होता है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। समवयस्क समूह, समवयस्क समूह क्या होता है, अपने जैसे हम उम्र लोगों वाले बीच में बनता है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण पता होना चाहिए, वर्ण विभाजन पता होना चाहिए, वर्ग विभाजन पता होना चाहिए। निम्न वर्ग जो कृषक वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग होते हैं, इनके बारे में, जाति और वर्ग के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप पेपर में ऐसा माइंड मैप बना देते हैं ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इसके। आप लड़की की जगह यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में फीमेल करके लिख देंगे और इसके अगल बगल में पॉइंट लिख देंगे कि ये प्रदत्त परिस्थिति है और ये अर्जित परिस्थिति है, तो अच्छे नंबर बन जाते हैं इसमें। मैं इसके लिए भी जब एग्ज़ाम आपके पास आएंगे ना तो एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें और कैसे उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक आप लोग सिर्फ चैप्टर्स पर भी ध्यान दीजिए, चैप्टर पढ़िए। तब तक के लिए बाय। कल इसी चैनल पे फिर एक 3rd चैप्टर की वीडियो आएगी। धीरे धीरे करके हम सारी सोशियोलॉजी ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट बुक उठाएंगे, जो भी आप कहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।